आज की वीडियो में नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। हमने इसके पहले नंबर सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ा दिया है। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज हमारा पहला नंबर है सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक केवल एक होता है। ठीक है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक केवल एक होता है। तो हम इसको उदाहरण समझेंगे। जैसे हमने पहला लिया 3 और 5। ठीक है, दूसरा लेते हैं 7 9। चलिए इसको समझते हैं। यदि हम 3 और 5, ठीक है, यदि देखते हैं 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसको पहले हम कैसे समझेंगे। जब तक इनका एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं इनका एचसीएफ। चलिए निकालते हैं भाग विधि से। 3 1 कम 3, एक बार जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये भी एक बार जाएगा। फिर 2 यहाँ आ जाएगा, ये भी मतलब अब देख पा रहे हैं इसका 3 और 5 के सब कितना निकला है, 1 निकला है। ठीक है ना, जब 1 निकला है तो हम क्या कहेंगे, 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने पहले क्या बताया कि यदि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक केवल एक होता है, तो अब जैसे हम यहाँ पे देखें इनका जब एचसीएफ निकाले हैं 3 और 5 का, तो इनका एचसीएफ क्या आया है, 1 आया है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। हम कह सकते हैं 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हाँ यहाँ पे हो जाएगा, एक बार जाएगा ये, फिर 7 यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका भी एचसीएफ कितना आया है, 1 आया है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है हमारा 7 और 9 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो हमने पहले बता दिया है कि यदि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, यदि उनका एचसीएफ 1 आता है, केवल 1 ही आता है, तभी उस संख्या को हम क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अगर हम इसी को थोड़ा सा दूसरा समझें, अगर हमने यहाँ पे 4 और क्या ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जब इसको देख लेंगे हम तो 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए इसका एचसीएफ कितना निकला है, 4 और 8 का एचसीएफ कितना निकला है, 4। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे, हम इसको हम सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस 4 और 8 का एचसीएफ कितना निकला है, 4 निकला है, तो हम इसको सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है। यदि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर पे आते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें पहले तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं। पहला 7/4। अभी मैं उदाहरण लिख ले रहा हूँ, इसके बाद फिर समझाता हूँ। ठीक है, 5, तीसरा 7.4 7 8, फिर 4 7
8। चौथा ले लीजिए 22/7, पाँचवा हो जाएगा हमारा √49। चलिए, हमने इसमें कितने उदाहरण लिए? 5। अब इन उदाहरणों को देख करके समझते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं 7/4, ये तो इसमें वैसे किसके रूप में दिया हुआ है? P/Q के रूप में, तो वैसे परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसमें आ जाते हैं 5 में। अब इसमें देखेंगे 5 जो है, ठीक है, 5 क्या P/Q के रूप में लिखा हुआ है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं, ठीक है, जितने भी पूर्णांक संख्या होंगे वो सभी परिमेय संख्या होंगे। क्योंकि यदि हमने यहाँ पे क्या लिखा? 5 लिखा है, ठीक है। यदि हम इसको P/Q के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 5/1, मतलब ये P और ये Q के रूप में हो गया ना। तो 5 क्या है हमारा? 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी पूर्णांक संख्या होंगे वो सभी परिमेय संख्या रूप का होगा। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं 7.4784778। इसको क्या कहेंगे? ये भी परिमेय संख्या है। हमने इसलिए सबको अलग अलग लिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ। 4.7484748, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे कहेंगे परिमेय संख्या? ध्यान दीजिएगा, यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट होते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या रिपीट होते हैं और क्या होता है? अनंत, वो भी परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे 478 हुआ ना, इसमें भी देख लीजिए 478, मतलब जो भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट होंगे और क्या होंगे? अनंत, वो भी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आइए चौथा उदाहरण देखिए, क्या लिया था हमने? 22/7। तो 22/7 क्या है? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पहले से P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 5वां देख लीजिए √49। ठीक है, अब जब इसको हम आगे हल करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? 7। तो 7 भी क्या बन गया? एक पूर्णांक संख्या बन गया। जब ये पूर्णांक संख्या बन गया तो ये भी क्या होगा? इसको भी हम तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 7/1, तो ये भी क्या हो गया हमारा? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसको हमने बहुत आसानी से समझा। यदि एक बात ध्यान रखिएगा, यदि इसको देख लो, यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट होते हैं और अनंत, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो परिमेय संख्या होंगे। अब इसके आगे हम जब अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें भी जो थोड़ा सा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अब अपरिमेय संख्या का डिफरेंशिएशन बस परिमेय संख्या थोड़ा उल्टा है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या आ गया? नहीं आ गया। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q क्या होंगे? पूर्णांक ही होंगे। ठीक है, इसका भी हम पहला उदाहरण ले लेते हैं √23। ठीक है, दूसरा 1.100000000 यहाँ भी हमने क्या कर दिया? अनंत लगा दिया। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेंगे पाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम कि जो हमारा ये √23 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि जब भी कोई संख्या रूट में होता है उनका पूरा वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वह संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 23 का कोई पूरा वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए 23 क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखेंगे
दूसरा क्या है 1.1 1.1 ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात किया हुआ था कि यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या हो, रिपीट हो। सही बात है ना। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या आया है 10, फिर यहाँ पे क्या है 100, फिर यहाँ पे क्या है 1000 और अनंत। तो यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होंगे और वो भी क्या होंगे, अनंत होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, पाई। ध्यान दीजिएगा, पाई हमारा क्या है, पाई हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है पाई मेरे अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो पाई का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, एकदम से अनंत होता है। यहाँ पर मैं पाई कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 3.141592653 अभी हमने इसका कुछ ही वैल्यू लिखा हुआ है, ये भी क्या होता है, अनंत होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम जब देखते हैं दशमलव के बाद तो यहाँ पे कोई संख्या ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो क्या होंगे, रिपीट हों और क्या है, अनंत हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई संख्या जो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कोई संख्या नहीं जो रिपीट हो रहे हों, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पे परिमेय संख्या में दशमलव के बारे में बताया और अपरिमेय संख्या में दशमलव के बारे में बताया। तो यहाँ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होंगे तो वो परिमेय संख्या में आएंगे, यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होते हैं और अनंत होता है वो अपरिमेय संख्या में आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला वीडियो अब बस इतना ही होगा। अगले वीडियो में इसका कुछ भाग और भी लेके आएंगे।